मुझे 5 रुपए मिले थे और उस समय लगता था कि अरे ऐसा लगता था कि स्वावलंबी हो गए। जो एवोल्यूशन हुआ इंडियन कॉमिक सीन में, आप उससे जुड़े रहे हैं और उसके एक अहम किरदार रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? फिर मैंने सोचा ये जितने पुलिस वाले हैं या जितने सैनिक हैं हमारे, तो कोई मास्क नहीं लगाते। वो अपराध से अगर हीरो रक्षा करता है तो सबसे पहले तो यही हमारे हीरोज़ हैं, तो क्यों नहीं इन्हीं की तर्ज पे चला जाए। Hello and welcome to लिखावट. I'm Gautam Chaube, your host, and this is a show about the books of भारत. लिखावट पर इस हफ्ते बात होगी एक ऐसे कलाकार की, एक ऐसे कहानीकार की जो 80 के दशक में हिंदी कॉमिक्स के आकाश में उभरते हैं और विजुअल स्टोरी टेलिंग में एक क्रांति लाते हैं, अपनी कलम से, अपनी कूची से, अपनी कल्पना से। अगर आपका जन्म 20वीं शताब्दी के आखिरी 2 दशकों में हुआ है तो आपने इनकी एक न एक कहानी ज़रूर पढ़ रखी होगी। मैंने तो दर्जनों पढ़ी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध स्टोरी टेलर और इलस्ट्रेटर और सुपर कमांडो ध्रुव जैसे कालजयी चरित्र के क्रिएटर अनुपम सिन्हा जी से, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अनुपम जी, वेलकम टू लिखावट। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी। अनुपम जी, फॉर अ मैन हु हैज़ गिवन अस इन्यूमरेबल मेमोरेबल स्टोरीज, आपकी क्या स्मृति है पहली कहानी पढ़ने की, और किस वक्त आपने ये तय किया कि आप भी कॉमिक बुक आर्टिस्ट बनेंगे? मेरी सबसे पहली जो याद आती है वो कॉमिक तो नहीं कहूँगा, बाद में जैसे अमर चित्र कथा में आई उसको मैं इलस्ट्रेटेड स्टोरीज़ कहूँगा, क्योंकि कॉमिक में हम लोग सीक्वेंशियल आर्ट को ज़्यादा देखते हैं। लेकिन वो चित्रों के साथ कहानी की बात करें तो मुझे सबसे पहले याद आता है ब्लैक एंड वाइट में एक कल्याण मैगज़ीन आती थी गीता प्रेस की, और उन्होंने एक बुक निकाली थी जिसमें स्ट्रिप्स में रामायण की चित्र बने हुए थे और नीचे छोटी छोटी उनकी बनाई चौपाइयाँ थीं जी। और वो पढ़ के मुझे पहली बार, मैं बहुत मेरे ख्याल से 4-5 साल का रहा हूँगा, और वो मुझे पहली बार पढ़ के लगा कि हाँ, चित्रों से कोई कहानी बताई गई है। तो चित्रों से कहानी का मेरा पहला परिचय वही था। उसके बाद दूसरा परिचय तो हम लोग की उम्र के हर बच्चे का जैसा था, इंद्रजाल कॉमिक्स से। राइट। इंद्रजाल कॉमिक्स का बहुत गहरा प्रभाव था, और ख़ास तौर से बेताल का। राइट। हालांकि मुझे फ्लैश गॉर्डन भी पसंद था, स्पेस से रिलेटेड था और स्पेस मुझे हमेशा आकर्षित करता था, लेकिन वेताल फिर भी नंबर 1 था, और आज भी मुझे लगता है कि हमारे दिल में तो नंबर 1 है। तो वेताल की पढ़ के मुझे सबसे पहला ये कौतूहल हुआ कि मैं चित्र बनाऊं। मुझको याद है उस ज़माने में मैंने वो क्रॉकल वाला पेन कहीं से ख़रीद के कि पतली पतली लाइनें और कैसे बनाएं, उसको डिप करके कोशिश करता था। कहीं इंक टपक जाती थी और कहीं लाइनें मोटी पतली होती थी, लेकिन मैं कोशिश करता था कि वैसा कुछ देखकर बनाऊं। अभी हम एआई और डिजिटल आर्ट के दौर में हैं। व्हेन यू स्टार्टेड आउट इन द हिंदी कॉमिक इंडस्ट्री, व्हाट वाज एन इलस्ट्रेटर्स आस्क, और जो रोल रहता है कहानीकार का, चित्रकार का, वो तब से अब तक कितना बदला है? बदला, अगर आप आमूल चूल परिवर्तन देखेंगे तो नहीं है जी, लेकिन माध्यमों में परिवर्तन आ गया है। अभी भी आप डिजिटल मीडियम भी ले लीजिए तो पेन की जगह डिजिटल पेन ने ले ली है, कागज़ की जगह स्क्रीन ने ले ली है, हमारे हाथ से ट्रांसपेरेंट कलर्स की जगह डिजिटल कलरिंग ने ले ली है, लेकिन करना तो हाथ से ही पड़ता है। हाँ, कुछ आर्टिस्ट कुछ मीडियम्स का यूज़ करते हैं, रेंडरिंग का या एआई से क्रिएट करने का, लेकिन वो अभी बहुत ही स्टार्टिंग स्टेज में है। और ज़्यादातर आर्टिस्ट जो होते हैं ना, उनके अंदर एक ईगो होता है कि आई विल डू इट माई सेल्फ, मैं इसे खुद करूँगा, अगर ये मेरे हाथ से नहीं बना तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूँगा कि मैं आर्टिस्ट हूँ ही नहीं। तो ज़्यादातर जो आर्टिस्ट है वो हाथ से ही करना पसंद करते हैं अभी भी, मीडियम चाहे चेंज हो गया हो। स्टोरी टेलिंग में भी यही है, बेसिक्स वही हैं सारे अभी भी, बस हम पहले कागज़ पे हाथ से लिखते थे, अब टाइप करते हैं। पहली कृति क्या थी आपकी? मैंने कहीं पढ़ा आपने 13 वर्ष की उम्र में शुरू किया ये सारा, एक पत्रिका निकली थी 14 वर्ष की उम्र में शुरू किया, कार्टून से शुरू किया था। तो कानपुर की कोई पत्रिका थी जिसमें? नहीं, मेरा पहला कार्टून जो छपा था वो मैगज़ीन आपके
दिल्ली की ही थी। अच्छा। दीवाना तेज। दीवाना तेज जी। ये इनका ऑफिस बहादुर शाह जफर मार्ग में था। तेज प्रेस थी इनकी जी। और दीवाना तेज नाम से निकालते थे जी। और वो पहली मैगज़ीन थी जिसमें मेरा एक कार्टून छपा था और उससे मुझे 5 रुपए मिले थे। और उस समय लगता था कि अरे ऐसा लगता था कि स्वावलंबी हो गए। उन 5 रुपयों ने दिमाग में ऐसा असर डाला कि स्वावलंबी हो गए। और लेकिन चूंकि पढ़ाई भी चल रही थी साथ में, तो एक क्या कहें, लहरों में जैसे नौका होती है ना, ऊपर जा रही नीचे जा रही, वैसे ही कुछ ख्याल थे कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। क्योंकि हम लोग 80s के बच्चे थे और हम लोग के टाइम में पढ़ाई और नौकरी का स्थायित्व के लिए बहुत महत्व होता था। लगता नहीं था कि इसके बगैर आप स्थायित्व ला पाएंगे। तो इस लाइन में जाकर स्थायित्व ला पाएंगे कि नहीं ये पता नहीं था। लेकिन पर उन 5 रुपए से कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ा। थोड़ा सा ऐसा लगा कि हाँ चलो जी लेंगे, अपनी ज़्यादा ज़रूरतें हैं नहीं, तो चलो अच्छा लग रहा है करते हैं। और धीरे धीरे कहिए तो नियति इस तरफ लाती गई। तो इधर आने में मेरा हाथ नहीं था। ऐसा नहीं था कि मैंने बचपन में सोचा था कि मैं कॉमिक आर्टिस्ट ही बनूंगा और मैं यही करूंगा। तो आने में ऐसा विचार नहीं था। लेकिन जब एक बार आ गए तो फिर छोड़ने का विचार नहीं था। तब ये था कि कुछ हो जाए, आर या पार कुछ हो जाए, अब काम यही करना है। It is said that the seeds of Indian comic books were planted in newspapers and magazines. सुख तारा और खिलौना जैसी पत्रिकाएं थी, कई न्यूज़पेपर्स में कॉमिक स्ट्रिप आती थी। जो एवोल्यूशन हुआ इंडियन कॉमिक सीन में, आप उससे जुड़े रहे और उसके एक अहम किरदार रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है? मेरा अनुभव तो ये कहता है कि कॉमिक के कई स्टेप्स रहे। सबसे पहले तो चित्र के साथ कहानी। चित्र के साथ कहानी का मेरा अपना पहला परिचय मैं कहूँगा मैगज़ीन जैसे चंदा मामा आती थी, जिसमें एक चित्र के साथ कहानी होती थी। हम पूरे पेज की कहानी उसी चित्र में ढूंढ लेते थे। तो कहानी को चित्र से रिलेट करना तो वहाँ से आया। लेकिन जो वास्तव में जिसको कॉमिक कहिए, वो कार्टून स्ट्रिप्स आती थी। लेकिन वो कार्टून स्ट्रिप्स ज़्यादातर ह्यूमरस होती थी, हंसाने के लिए होती थी और कार्टून स्टाइल में ही बनती थी। और बाकी तो उस ज़माने में आपको याद होगा, अगर आपने देखा होगा, किंग फीचर सिंडिकेट जिसमें बेताल वगैरह की, या न्यूज़पेपर में गार्थ वगैरह आती थी। तो वो किंग फीचर सिंडिकेट की आती थी, वो डेली आप एक स्ट्रिप पढ़ सकते थे। वेट बहुत ज़्यादा था। जैसे पहले टीवी सीरियल जब बीच में शुरू हुए थे, हर हफ्ते एक आएगा, फिर अब डेली आएगा, वही वाली चीज़ थी। तो मुझे लगता है कि कॉमिक से पहला परिचय तो इंद्रजाल से ही हुआ। इंद्रजाल पहले मायनों में कॉमिक थी कि कॉमिक क्या होती है। उसके पहले मैं उसको कॉमिक नहीं कहूँगा, हाँ चित्र और कहानी के सामंजस्य का परिचय ज़रूर था। जी, You are the creative force behind two of India's best loved comic book characters. नागराज की बहुत सारी कहानियाँ आपने लिखी, सुपर कमांडर ध्रुव के आप खुद जनक ही हैं। आपसे जानना चाहूँगा, what makes the Indian superhero so very different, so unique and different from say the superheroes from the DC universe or the Marvel universe as we call them these days? ये एक बड़ा डिवाइडिंग लाइन बहुत थिन है, क्योंकि एक जो सुपर हीरो का कंसेप्ट है वो आया तो बाहर से ही है और शुरुआत तो आप कहिएगा बेताल से ही हुई है, क्योंकि जो कि आज भी कंट्रोवर्शियल विषय है। डीसी मार्वल ने हटाने की कोशिश की है, जिसको बोलते थे कि पैंट के ऊपर चड्डी पहने है, जो कि कंट्रोवर्शियल भी था और धीरे धीरे लोगों ने इसको हटाया भी। ये कंसेप्ट बेताल से ही शुरू हुआ था और बेसिकली मुझे लगता है कि हर कैरेक्टरों से कहीं ना कहीं प्रभावित रहा है कि स्किन टाइट, मस्कुलर और ये गेटअप होगा। तो ये एक पहचान बन गई सुपर हीरो की कि सुपर हीरो ऐसा ही होता है। लेकिन आबिद सुरती ने जब बहादुर बनाया तो वो ज़रा अलग था। वो एक केसरिया रंग का कुर्ता पहनते थे और जीन्स पहनते थे और चप्पल पहनते थे। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग के दिमाग में
सुपर हीरो ड्रेस से ज़्यादा उस समय पहचाने जाते थे। तो बहादुर जब आया था तो मुझे अच्छा लगा, मैंने उसको पढ़ा भी बहादुर को, लेकिन दिमाग में एकदम सुपर हीरो वाली बात नहीं बन रही थी। वो जासूस जैसे थे, जासूस भी नहीं, जैसे उस समय कुछ फिल्में भी आई थी, डाकुओं का काफ़ी जोर चलता था। लाइक धर्मेंद्र की प्रतिज्ञा मूवी मैंने देखी, शोले देखी, जिसमें एक हीरो डाकुओं से बदला लेता है। सुनील दत्त साहब भी डाकुओं में काफ़ी स्पेशलाइज करते थे। तो मुझे कुछ लगता था कि ये कुछ एक हीरो है, मोर लाइक अ फिल्मी हीरो, जिसकी कहानियाँ जो हैं दे आर मोर रूटेड इन रियलिटी, यथार्थ में ज़्यादा हैं, जबकि सुपर हीरो की कॉमिक में हम लोग फैंटेसी में चले जाते हैं। तो बहादुर कुछ एक ब्रिजिंग टाइप का कैरेक्टर मैं कह सकता हूँ, नॉट एग्जैक्टली ए सुपर हीरो बट ए ब्रिज बिटवीन ए सुपर हीरो एंड ए हीरो। और वैसे ही कुछ चाचा चौधरी जी थे जो कि सुपर हीरो जैसे ही काम करते हैं, और लेकिन वो चूँकि कार्टून में हैं इसलिए हम लोग उनको एग्जैक्टली सुपर हीरो कैटेगरी में नहीं लाते हैं, उनको हम लोग ज़्यादा एक एंटरटेनमेंट में उस पर मानते हैं। बट नेचुरली वो तो आज भी मैं कहूँगा कि चाचा चौधरी मेरे भी फेवरेट रहे हैं। So for all of us who grew up in the 90s, Super Commando Dhruv epitomized the essence of being a superhero। जो आप कह रहे थे बहादुर में शायद वो कुछ गुण नहीं थे। मैं जानना चाहूँगा कि ये पात्र आपने कैसे इमेजिन किया और अपनी कूची से इसको पेज पर कैसे उतारा, और पहला रिसेप्शन क्या रहा? रिसेप्शन पहले बात कर लेते हैं। रिसेप्शन का पता करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम लोग के टाइम में तो मीडियम का फास्ट मीडियम ही नहीं थे। कॉमिक पहले बनेगी, मार्केट में जाएगी, रीडर्स पढ़ेंगे, फिर उसमें से कुछ रीडर्स लेटर लिखेंगे, उन लेटर से हमको धीरे धीरे छन के मिलेगा। तो बहुत देर में प्रतिक्रिया आती थी, रेस्पॉन्स। तो रेस्पॉन्स तो पता नहीं था कि अच्छा होगा कि नहीं, लेकिन अंदर से ये आत्मविश्वास रहता था कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो अच्छी है, और जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो उसका रिसेप्शन का आइडिया हो जाता है आपको कि ये अच्छा रिसेप्शन होगा, इसका थोड़ा कम होगा, इसका विरोध होगा, और काफ़ी हद तक वो चीज़ सामने आ जाती है। और ध्रुव जब मैंने सोचा था बनाने को, तो सुपर हीरो का जब मेरे दिमाग में मुझसे कहा गया कि एक सुपर हीरो बनाइए आप, तो सुपर हीरो में सबसे पहली बात है कि ये डिफरेंट होना चाहिए। सबसे पहला चैलेंज तो यही होता था कि मार्केट में जो कुछ भी है उससे अलग इसमें क्या है। तो अलग तो अब सारी अलग अलग पावर वाले सारे तो एक्सप्लोर किए जा चुके थे, तो मेरे दिमाग में यही आया कि आप पावर रखो ही नहीं। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक्चुअली, क्योंकि पावर आपको स्टोरीज़ लिखने में हेल्प करती है। अगर कोई ख़ास पावर है तो आप उसी अनुसार आप अपने कहानी डेवलप कर सकते हैं, उसके एंटागोनिस्ट विलेंस ला सकते हैं। लेकिन ये चैलेंज मैंने कहा कि करके देखते हैं। तो 2-3 चीज़ें मैंने बेसिक तय कर ली थी। लाइक एक हीरो टीनेज होगा, क्योंकि मुझे लगता था ज़्यादातर रीडर्स हमारे टीनेज ही हैं, तो टीनेज को टीनेज से रिलेट करने में ज़्यादा आसानी होगी। और दूसरा ये था कि हमारे हीरो का कोई गुप्त रूप, ऑल्टर ईगो नहीं होना चाहिए। जब हीरो है तो गुप्त किस लिए? क्योंकि अमूमन होता है। हाँ, उसका एक तर्क ये दिया जाता है कि वो ज़्यादातर सुपर हीरो कहते हैं कि उनके आसपास रहने वालों को उनसे कोई हानि नहीं पहुँचे, कोई उनसे बदला लेने के लिए उनको नुकसान ना पहुँचा सके। फिर मैंने सोचा ये जितने पुलिस वाले हैं या जितने सैनिक हैं हमारे, तो कोई मास्क नहीं लगाते। वो अपराध से अगर हीरो रक्षा करता है तो सबसे पहले तो यही हमारे हीरोज़ हैं, तो क्यों नहीं इन्हीं की तर्ज पे चला जाए। अब नहीं है तो नहीं है ऑल्टर ईगो। ये 2 चीज़ें जब पहले फिक्स हो गई थी, तो अब तीसरी चीज़ यही थी कि मैं पावर रखूं कि नहीं रखूं। लेकिन जब दिमाग में कंसेप्ट है कि ऐसे अपराध से लड़ रहा है और उसका मुझे ओरिजिन, दरअसल मुझे ओरिजिन कोई ऋषि मुनि ने आशीर्वाद दे दिया उससे आ गया, या एलियन ने पावर दे दी उससे आ गया। उस समय यही 2 कंसेप्ट बेसिकली चलते थे।
और तीसरा कंसेप्ट ये चलता था कि किसी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का एक बाई प्रोडक्ट बन गया। ये बेसिकली 3 तरीके से पावर आती थी। तो मुझे ये थोड़ा सा लगता था कि ये फॉर ह्यूमन ठीक नहीं है, ये समाज से इनको अलग कर देता है। तो समाज में अगर रखना है तो बिल्कुल नॉर्मल रखना पड़ेगा। और सोच तो यही थी। अब उस समय मैं भी बहुत परिपक्व तो था नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि ये अगर ऐसा है तो लोग ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे। और खुशी की बात है कि ऐसा ही हुआ। नहीं, इनफैक्ट जब ध्रुव आए तो ही इक्लिप्स nearly every other characters, not just in Raj Comics universe but in every other comic universe as well. The only exception being Nagaraj perhaps to some extent. And as kids we would often fight, हम पे झगड़ा करते थे कि नागराज बेहतर है या ध्रुव बेहतर है। आपका कौन फेवरेट है? क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये झगड़ा कंक्लूसिवली सुलझ जाए। फेवरेट डिफरेंट सिनारियो में डिफरेंट लोग होते हैं। मुझे खाना चाहिए तो मेरी माँ फेवरेट है, और मुझे पैसा चाहिए तो मेरे फादर फेवरेट है। तो डिफरेंट सिनारियो में कौन फेवरेट है, जैसे मदर या फादर कहिएगा तो उसमें चुनाव तो नहीं है। यही आपका नागराज और ध्रुव में भी है। नागराज एक ऐसा करेक्टर था जो पहले बन चुका था और मैं उसको कैरी कर रहा था और उसको और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ध्रुव को मैंने कहा टीनेज है, और नागराज को एक थोड़ा सा मैच्योर्ड लुक में दिखाया जाता था। दुनिया ट्रैवल कर रहा है और इज़ मोर सोशल, मोर आउटस्पोकन टाइप का। तो मुझे लगता था कि नागराज के अंदर एक फादर फिगर के या बिग ब्रदर के ज़्यादा लक्षण हैं। तो ये झगड़ा तो वैसे बेमानी बात है। लाइक कभी टकराव भी होता ध्रुव नागराज का, तो लोग कहते हैं कि ध्रुव ज़्यादा दिमाग दिखा रहा है, क्या नागराज में दिमाग ही नहीं है, या नागराज ध्रुव को पीट सकता है या ध्रुव पीट सकता है। कि दोनों के फैन बने रहे और दोनों अभी भी इस बात पे झगड़ा कर सकते हैं कि कौन जीतेगा। जो प्रतिशोध की ज्वाला आई थी, हम थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे उस पूरी प्रक्रिया के बारे में, कि कैसे आप चित्रों को उकेरते थे, उसमें रंग भरते थे। मैं चाहूँगा कि आप वो दर्शकों से भी थोड़ा साझा कीजिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जानकारी कोई और हमें दे पाएगा। वो समय जो था वो टोटली नॉन ऑटोमेशन का था। और नॉन ऑटोमेशन का मतलब था कि कोई स्क्रीन नहीं थी, और टच का तो भूल ही जाइए। टच तो उस समय एक्चुअली फैंटेसी में भी नहीं था जी। हम लोग की फैंटेसी कॉमिक में भी टच स्क्रीन वाली कंसेप्ट हम लोग के दिमाग में नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है या आ सकता है। तो उस समय जो भी था सब मैनुअल था, और वो सारी क्रिएशन बेसिक जो हम लोग ने स्कूल में जैसे पेंसिल से लिखते थे वही पेंसिल थी, जिस इरेज़र को यूज़ करते थे वही इरेज़र था, कैमल की पेंसिल, अप्सरा का इरेज़र, और बिट्टू का 5 रुपए का पेन। और उसकी इंक ज़रूर वाटरप्रूफ हम लोग यूज़ करते थे कि उस पर पानी वगैरह गिरे तो ख़राब नहीं हो। उसके लिए वो जम जाती थी, निब को बार बार, उस समय दाढ़ी ब्लेड से बनती थी। इस तरीके के ये फास्ट वाले या रेडीमेड रेजर्स नहीं आते थे, तो ब्लेड हम लोग संभाल के रख लेते थे पिताजी के, क्योंकि उस समय तक दाढ़ी पूरी आई नहीं थी, पिताजी से मांगना पड़ता था। यूज्ड ब्लेड से निब साफ़ करते थे, वो रखा रहता था कि इससे बार बार निब साफ़ करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से हम लोग इंक करते थे। तो पूरी प्रोसेस यही है कि पहले आप शीट लीजिए, शीट को आप अपने रिक्वायर्ड साइज़ में काटिए या कटवाइए, उसके बाद उस पर बाउंड्री लगाइए, पैनलिंग कीजिए, और साथ में स्क्रिप्ट लिखते जाइए। स्क्रिप्ट आपकी तैयार हो गई तो आप कैलीग्राफी, हाँ कैलीग्राफी करनी पड़ती थी, खुद अपने हाथ से लिखाई लिखनी पड़ती थी, क्योंकि कैलीग्राफर मिलते नहीं थे, और जो मिलते थे वो काफ़ी महंगे थे और समय भी बहुत लगाते थे, तो वो प्रैक्टिकली उनको रखना पॉसिबल नहीं था। तो कैलीग्राफी सीखनी पड़ी, कैलीग्राफी करते थे, कैलीग्राफी फिर पेंसिल करते थे। हम लोग की प्रोसेस थोड़ी डिफरेंट यूँ थी कि हम लोग चूँकि एक ही आदमी सब कुछ कर रहा है तो हम कैलीग्राफी पहले कर लेते थे, और बाद में जो पैनल बचा है उस पर ड्राइंग करते थे। तो आप ध्रुव की जैसे देखेंगे या नागराज की पहले की देखेंगे तो आपको बैलून्स वगैरह जो हैं आपको एक फिक्स प्लेस पे मिलेंगे, लाइक टॉप ऑफ द पैनल में या बॉटम ऑफ द पैनल में। सेंटर में बहुत कम होते थे कि पैनल के बीच में है। तो पेंसिल होती थी, इंक होती थी, फिर फ़ोटोकॉपीज़ निकलती थी, नॉट ज़ेरॉक्स। फ़ोटोकॉपी का प्रोसेस डिफरेंट था,
उस समय के लोगों ने अगर निकलवाई होगी तो एक बड़े से ग्लास पर हीट अप करके उसकी इमेज ली जाती थी, फिर उस पर इंक में ट्रे में डाल कर उसको इंक के साथ हिलाया जाता था। इंक के प्रेशन ट्रे में आते थे, ग्लास पे आते थे, ग्लास से फिर पेपर पे ट्रांसफ़र होता था। तो एक कॉपी निकलवाने में मुझे कम से कम, मैं अगर 4 पेज 5 पेज मैंने बना लिए तो मुझे 2 घंटे लगते थे उसकी फ़ोटोकॉपी करवाने में। फिर उस फोटोकॉपी पर ट्रांसपेरेंट कलर से कलरिंग होती थी पूरी, जैसे आप कॉमिक देखते हैं ना, पूरी 32 पेज की वो कॉमिक तैयार करके पब्लिशर के पास जाती थी। आप कानपुर से दिल्ली आते थे? मैं कानपुर में था उस समय, हाँ कभी जाता था क्योंकि पैसे चाहिए होते थे जल्दी और जब पैसे की जल्दी नहीं होती थी तो उनको कुरियर कंपनीज आ गई थी उस समय, थैंक गॉड, तो कुरियर कंपनी से भेज देते थे। आपने धीरे धीरे नागराज और ध्रुव की कहानियों का जो विस्तार है वो बढ़ाया। The stories move out of Rajnagar and travel to international locations. In some cases, the stories also engage with world history. एक कहानी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें हिटलर का रेफरेंस है। फिर इंडियन माइथोलॉजी, जी इंडियन माइथोलॉजी से भी वो रिलेट करते हैं। तो जो प्लॉट आप डेवलप करते थे वो कैसे आप इमेजिन करते थे? कोई ना कोई एक धुरी होती है जिस पे आप लेके फिर धीरे धीरे उस पर पूरी चीज़ को लपेटते हुए डेवलप कर देते हैं। लाइक ऊन का गोला है, एक जगह से शुरू किया कर दिया। तो हम लोग बेसिकली कोई भी एक कंसेप्ट लेते, जैसे आपने भी हिटलर वाला बोला, तो तानाशाह किताब थी जी, उसमें ये था कि एक बच्चे के अंदर उसकी आत्मा आ गई है और बच्चे के अंदर आ गई तो आप बच्चे को मार नहीं सकते हैं, बच्चे को मारना एक बिल्कुल नो सिचुएशन है। वैसे भी मेरी हाँ ये भी चेंज आया था कॉमिक में। जब मैंने कॉमिक बनानी शुरू की उससे पहले जो बुक्स आती थी उसमें किलिंग बहुत ज़्यादा थी और मैं किलिंग के सख्त खिलाफ था। मेरी किसी भी कॉमिक में आज तक कोई भी कैरेक्टर इस तरीके से नोइंगली नहीं मारा गया। हाँ, किसी को नहीं मारता, कहीं एक्सीडेंट हो गया, बम गिर गया तो उसमें लोग मर गए, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट नोबडी वाज किल्ड एक्चुअली नोइंगली। मैं इस चीज़ के अभी भी खिलाफ हूँ, पहले भी खिलाफ था। मेरा ये मानना है कि आप अपना विरोध किसी भी तरीके से जता सकते हैं बट यू कैन नॉट किल एनीबडी, ये मेरा फर्म विचार है, कॉमिक में भी था। तो सबसे पहला तो चेंज यही था कि जैसे कॉमिक में भी जब मैंने नागराज भी जब मुझसे कहा गया कि इसको भी आप देखिए, तो जब मैं आया तो नागराज में भी मैंने ये बेसिक चेंजेस लाया था मैं कि ये मारेगा नहीं, किल नहीं करेगा ये, और किल नहीं करने के फ़ायदे भी होते हैं। वो कैरेक्टर हमको आगे की किताबों के लिए दोबारा मिल जाता है, वरना फिर बाद में ज़िंदा करना पड़ता था, उसमें अलग दिक्कत होती थी। तो कैरेक्टर ज़िंदा ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है जी। तो एक ऐसे सोच भी, ये कॉन्शियस एफर्ट्स हैं। जैसे ध्रुव है, उसको हमने दिखाया कि एक फैमिली है, सिस्टर है, चाहे फॉस्टर फैमिली है, एक फैमिली एनवायरनमेंट में रहता है, एक परिवार में रहता है और उसके जो कार्यकलाप भी हैं वो बड़ों से आदर करता है। और मतलब उसमें हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे कि जो हमारे भारतीय जो एक संस्कृति सभ्यता है जो कि भारत के लोगों की है, उसमें धर्म जाति का कोई संबंध नहीं है, जो भारत की सभ्यता है वो कैरेक्टर में झलके और वो ज़रूर दिखाते थे। तो आपने पूछा ना पहले कि ये कैसे इसको इंडियनाइज करते हैं। इंडियनाइज में थोड़ी तो माइथोलॉजी हमारी हेल्प करती हैं, थोड़ी हमारी आज के दिन के जो कार्यकलाप हैं, हाउ वी इंटरेक्ट विद आवर फैमिली, विद ईच अदर, फैमिली कल्चर टाइप में। तो हम लोग बस बेसिकली यही छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते थे और उससे पढ़ने वाले को अपने आप इम्पैक्ट आ जाता है। अमर चित्र कथा का एक पाठक वर्ग है, राज कॉमिक्स का एक अलग पाठक वर्ग है। कई बार राज कॉमिक्स पढ़ने वाले अमर चित्र कथा नहीं पढ़ते थे, वाइस वर्सा वाज आल्सो ट्रू। आपने कैसे कोशिश किया कि दोनों रीडरशिप को ब्रिज किया जाए? ये कभी दिमाग में ये सवाल आया कि कैसे इन दोनों को साथ लाया जाए? अमर चित्र कथा वही है, वो पूरी भारतीय संस्कृति है, माइथोलॉजी है और उन्होंने जो भी हमारा पास्ट है, हमारी माइथोलॉजी है या हिस्ट्री है या प्रेरक व्यक्तित्व हैं, उन पे जो उन्होंने बनाई है, वो बच्चों को एक ज्ञान देने के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। उसका बेसिक कंसेप्ट ये था कि आप बच्चों को किस तरीके से मनोरंजक तरीके से ज्ञान दे सकते हैं। तो
ये एक हमारे रूटेड है, ये हमारे कल्चर में कहिए, हमारे लिटरेचर में रूटेड है। अभी भी अगर आप देखेंगे ना तो हमारे यहाँ चंद्रकांता संतति के बाद शायद कभी, वो भी बच्चों के लिए नहीं थी, वो चंद्रकांता संतति भी वो भी बड़ों के लिए ही थी, लेकिन बच्चों के लिए कभी भी एंटरटेनिंग लिटरेचर नहीं लिखा गया। हम लोग बचपन में पढ़ते थे, एक लोटा पानी किताब आ रही है, बच्चे को डाकुओं ने पकड़ लिया और वो सच बोल रहा है, या हम लोग की कहानी थी वो कौन सी बाबा थे, उनका घोड़ा डाकू ले जाना चाहता है, तो वो डाकू घोड़ा ले जाता है, उससे बोलते किसी से बोलना नहीं वरना लोग भिखारी पर यकीन नहीं करेंगे। इस टाइप की शिक्षाप्रद कहानियाँ हम लोग की आती थी। और जो एंटरटेनमेंट हम लोग को मिलता था उसका नाम था अलादीन, अली बाबा, सिंदबाद, जो कि भारत में डेवलप नहीं हुए। तो ये हम लोग के, अगर आप पीछे देखेंगे तो हम लोग के रूटेड है ये हम लोग के अंदर कि इट इज़ नॉट फॉर लिटरेचर, इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट। वेरी ट्रू। तो ये मिथ तोड़नी बहुत ज़रूरी थी और इसके लिए बच्चे तैयार थे कि गुड एंटरटेनमेंट कैन ऑल्सो बी देयर, जो कि आपको आपका कैरेक्टर भी बिल्डअप करे। बच्चों को हमें ज्ञान तो बाद में ले ही लेंगे। मैंने कॉमिक में इस बात का ध्यान रखते थे कि किसी चीज़ का रेफरेंस दिया, लाइक आपने हिटलर का, अब जिसको हिटलर में इंटरेस्ट है वो जाकर पढ़ेगा डिटेल में, जिसको नहीं है उसके लिए ये तो पता चल गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक हिटलर नाम का कैरेक्टर था जिससे वॉर हुई थी। 4 लाइनें उसके लिए बहुत है। अनुपम जी, जब हम देखते हैं बैटमैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन की फिल्में, तो अक्सर हमें लगता है कि हमारे कैरेक्टर्स पे फिल्म क्यों नहीं आ रही है, ध्रुव पे फिल्म क्यों नहीं आ रही है, नागराज पे फिल्म क्यों नहीं आ रहा है। मुझे याद है 80s के दशक में या 70s का दौर रहा होगा, मैंने कहीं पढ़ा था कि एक स्टार पब्लिकेशन एक सुप्रीमो कैरेक्टर लेकर आई थी जो अमिताभ बच्चन पे आधारित था, जो अमिताभ बच्चन ही थे और उसकी स्क्रिप्टिंग गुलजार जी साहब करते थे। इज़ दैट द क्लोजेस्ट हिंदी कॉमिक्स हैज कम टू सिनेमैटिक अडेप्टेशन? सुप्रीमो नॉर्थ में उतना पॉपुलर नहीं हो पाया, राइट, और इसीलिए शायद वो कैरेक्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं बना। हालांकि वो बहुत ही अच्छा आर्ट वर्क था मलिक साहब का, ज़बरदस्त, और स्टोरीज़ भी काफ़ी अच्छी थी। वो मनमोहन देसाई का ज़माना था जिसमें परवरिश सुहाग और अमर अकबर एंथनी जैसी मूवीज़ आती थी, और अमिताभ सेट पे होते थे, फिर जाके गुंडों की पिटाई करके फिर वापस सेट पे चले वापस आते थे। और प्रयास अच्छा था, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि नॉर्थ में भी अगर कुछ पॉपुलर ज़्यादा होता वो तो एक पैन इंडिया उसकी आ पाती। लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद किसी आने वाली मूवी के लिए एक प्रोमो टाइप का था। इट वाज मोर लाइक ए स्टेटमेंट कि सुप्रीमो कैरेक्टर इसकी मूवी बनाई जा सकती है। और अमिताभ बच्चन की फिर तूफान और जैसी कुछ मूवीज़ आई थी जिनमें उनका कुछ सुपर हीरो टाइप का गेटअप था। शहनशाह में भी हम कह सकते हैं कि एक उन्होंने कोशिश की थी कि एक सुपर हीरो टाइप बन सके, जिसमें कि एक ऑल्टर ईगो भी हो। राज कॉमिक्स पे कोई फिल्म हम देखने वाले हैं जल्दी? ये तो पब्लिशर ही बता सकते हैं, लेकिन मेरा उसमें कोई दखल नहीं है। लेकिन प्रयास तो किए थे इन्होंने। एक टीवी सीरियल बना था जिसमें मैं भी, जब शक्तिमान बनता था उस समय इन्होंने एक सीरियल बनाने की कोशिश की थी। उसके 3-4 एपिसोड अभी भी यूट्यूब पर हैं, नागराज पे। हाँ, रक्षक नागराज नाम से अगर आप सर्च करेंगे तो रक्षक नागराज नाम से 3-4 एपिसोड्स हैं उसके। और उसके बाद भी एक मुझे पता नहीं है कॉमन नॉलेज है कि नहीं, मुकेश खन्ना साहब ने ही उन्हीं के अनुसार एक नागराज की और एक शूट हुआ था। अच्छा, सीरियल के लिए, लेकिन वो कुछ आगे किसी बढ़ नहीं पाया, वो टीवी पर आ नहीं पाया, तो वो दूसरा प्रयास था। तो प्रयास तो हुए हैं, और अभी भी मीटिंग तो जहाँ तक मुझे पता है मीटिंग्स चलती हैं। फिल्म में काफ़ी लोगों को इंटरेस्ट है, फिल्म वालों को भी इंटरेस्ट है जी, बड़े बड़े बैनर्स को भी इंटरेस्ट है। लेकिन अब कहाँ बात अटक जाती है, कर्ण का रथ कहाँ धस जाता है, पता नहीं। अनुपम जी, अगला सवाल मैं एक फ़ैन के तौर पे पूछ रहा हूँ आपसे।
हम सबका बचपन, मेरा बचपन खासकर ध्रुव को पढ़ते आइडियलाइज करते भी था। कभी आपको मैं चिट्ठी लिख नहीं पाया। फ़ैन मेल्स आते थे आपको? मुझे डायरेक्ट नहीं आते थे, पब्लिशर्स के एड्रेस पर आते थे, क्योंकि मेरा एड्रेस तो अवेलेबल था नहीं जी। और कोई ऐसा मेल जो आपको आज भी याद हो? आई एम श्योर आज भी आते हैं। ऐसा होता है ना कि वो पब्लिशर जो हैं वो जितना चाहेंगे उतना ही बताएंगे। तो अच्छा ही है वैसे, आप अपना काम कीजिए, अपने आप को आप सुपरस्टार मत समझिए। तो एक्चुअली मुझे तो काफ़ी दिन तक ये पता ही नहीं था कि सुपर कमांडो ध्रुव इतना पॉपुलर कैरेक्टर हो गया है। अच्छा। क्योंकि मैगजीन्स वगैरह ऐसी थी नहीं जो कि आपको इस बारे में बताएं, या लगता था कि ठीक है इट सेल्स, पीपल रीड, लेकिन इट इज़ ए रेज मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो अब फ़ैन मेल तो मेरे पास डायरेक्ट आती नहीं थी, और फ़ैन मेल आती भी तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि लगता है 2 लोग लिख रहे हैं, 3 लोग लिख रहे हैं, इनको हो सकता है पसंद आ गई हो। तो एक्चुअली सिनारियो का आइडिया लगता नहीं है। तो मुझे कभी भी ये पता नहीं था कि कितनी पसंद की जा रही है, क्या से, मैं बस अपना काम करता था कि नहीं अब अगली किताब ये है, इससे अगली ये है, इससे अगली ये है। बस सबसे अच्छा ये था कि मुझे राज कॉमिक्स में स्वतंत्रता थी कि आप कहानी लिखिए, आप बनाइए। कई बार तो मैं बस उनको पेज देता था, टाइटल दे दिया, वो पूछते भी नहीं थे कब ख़त्म हो रही, क्या हो रही। वो आप हमें बता रहे थे बाहर की कैसे आपको एक फ़ैन मिले जिन्होंने बताया कि ध्रुव की कॉमिक्स पढ़ के उनका विज्ञान में इंटरेस्ट जगा। ऐसे बहुत हैं, हाँ, ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि हमको यूवी रेज से ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल किए जा सकते हैं, या तड़िक चालक जिसको कि हम बोलते हैं लाइटनिंग रॉड, उससे बिजली को खींचा जा सकता है, और लाइक हीट डिस्ट्रॉयज मैग्नेटिज्म, इस तरीके की चीज़ें उनको जब पता लगी छोटी छोटी, तो उनको ये इंटरेस्टिंग लगा, और उनको लगा कि साइंस अच्छी चीज़ है, मज़ेदार है। तो उन्होंने आगे एक्सप्लोर किया। जैसे मैंने अभी हिटलर के बारे में आपसे कहा कि अगर किसी को पता हो तो एक्सप्लोर करे, हम तो बस इतनी बात बताते हैं। तो उनको उतनी बात से इंटरेस्ट आया कईयों को। आज भी देखिए जितने रीडर्स हैं, अब तो खैर कांटेक्ट में रहते हैं रीडर्स, तो उसमें से मुझे लगता है कि वेरी गुड परसेंटेज, मोर देन 50-60% जो है वो इंजीनियर्स की है, डॉक्टर्स हैं, और इवन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, IAS हैं, IPS लोग हैं, जो कि एग्जैक्टली ये तो नहीं कहूँगा कि सारा कुछ कॉमिक ने बनाए, लेकिन उनके लाइफ का एक छोटा सा पार्ट रहा ज़रूर है, विच गेव देम इम्पीटस। उनको एक बूस्ट मिला कि नहीं यार इस तरफ जाना चाहिए। ध्रुव और नागराज के पहले आप डायमंड कॉमिक्स में भी रहे, और वहाँ आपने फौलादी सिंह पे कुछ काम किया जो इंटरगैलेक्टिक कॉस्मिक वॉरियर है। वो कैसा रहा, और वो कहानियाँ कैसी? डायमंड कॉमिक्स में सबसे पहला जो मैंने पात्र बनाया था वो था ताऊ जी। और उस समय मैं कार्टून बनाता था जी। तो वो ताऊ जी कैरेक्टर की 2-3 कॉमिक्स बनाई थी, वो कार्टून स्टाइल में ही बनाई थी। लेकिन तब तक मुझे ऐसा लग गया था कि मुझे रियलिस्टिक में जाना चाहिए, और डायमंड कॉमिक्स का गुलशन जी का धन्यवाद कि उन्होंने मौका दिया। और उन्होंने पहले मुझे लंबू मोटू कैरेक्टर एक उनका था, राइट, और फिर फौलादी सिंह। तो मैं रियलिस्टिक की तरफ धीरे धीरे आया, और वो अच्छा एक्सपीरियंस था। कार्टून टू रियलिस्टिक ट्रांजिशन था। और एक चूँकि मैं कहानी उस समय नहीं लिखता था, तो एक तरीके से मेरी ट्रेनिंग भी थी कई है। एक आशु जी थे, कभी मुलाकात नहीं हो पाई दुर्भाग्यवश उनसे, उनकी कहानियाँ काफ़ी अच्छी होती थी, और कॉमिक से काफ़ी स्टाइल उनकी मैच करती थी। तो वो कुछ भी फ्लैश गार्डन में मुझे पहले भी इंटरेस्ट था, फौलादी सिंह कुछ उसी टाइप के थे, तो मुझे इंटरेस्ट आता था उसको बनाने में। लेकिन चूँकि मेरा लर्निंग पीरियड था उस समय, तो धीरे धीरे मैं और डेवलप करना चाहता था, तो धीरे धीरे फिर डायमंड से निकल के मैंने एस चांद एंड कंपनी की तरफ आया,
उनके लिए स्पेस स्टार सीरीज़ बनाई, उसके बाद प्राइवेट डिटेक्टिव कपिल बनाया, फिर उनके लिए एक और अलग राइटर थे, कौशलेंद्र सिंह गोरैया जी, एमपी के राइटर थे। उनकी कहानी को एक कॉमिक फॉर्मेट में डेवलप करके एक महामाया की तलवार बुक आई थी जी। वो पहली बुक ऐसी थी जिसने मुझे भी राइटिंग में इम्प्रेस किया। कई कैरेक्टर थे, मैंने लाइफ में पहली बार कैरेक्टर डिज़ाइनिंग की कि ये कैरेक्टर कौन कौन कैसे कैसे दिखेंगे, और लेकिन उसके बाद वो आगे चली नहीं, क्योंकि मैंने फिर राज कॉमिक्स का दौर आ गया, मैं राज कॉमिक्स में आ गया। और लेकिन ये किताब ब्रिज थी, महामाया की तलवार, क्योंकि राज कॉमिक्स के जो पब्लिशर थे उन्होंने वो बुक देखकर ही सोचा कि मुझे ये आर्टिस्ट चाहिए। आखिरी सवाल अनुपम जी, हम यूट्यूब और टेलीविज़न और OTT के दौर में हैं। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ कॉमिक बुक आर्ट एंड व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉमिक्स अकॉर्डिंग टू यू? आपसे बेहतर मेरे ख्याल से ये बहुत कम ही लोग होंगे जो इस सवाल का जवाब दे पाएँ। मुझे लगता है कि कॉमिक एक मीडियम है, इसको हम लोग कॉमिक बोलते हैं, इट इज़ बेसिकली सीक्वेंशियल आर्ट मीडियम है। बच्चे इसको बहुत जल्दी पकड़ते हैं इसको, और उनको अगर पकड़ना है हमको कि हम बचपन से ही किसी को, जैसे आज के टाइम में हम अगर स्पोर्ट्स पर्सन भी बना रहे हैं तो हम लोग स्कूल से देखना शुरू करते हैं, और बल्कि अब तो क्रिकेट में तो आप देखिए अंडर 18 पूरी टीम है, जिससे कि प्लेयर निकल के बड़ी टीम में आते हैं। वैसे ही कई टैलेंट हम कॉमिक के ज़रिए उनको पकड़ सकते हैं। इसको मीडियम के तौर पे देखना चाहिए, और मुझे तो लगता है कि आज का टाइम बेस्ट टाइम है। जैसे आपने कहा OTT, YouTube और इसके दौर में तो आजकल के डेट में कॉस्ट इफेक्टिवनेस बहुत मायने रखती है किसी भी चीज़ में। कई मूवीज़ नहीं बन पाती हैं, कई सीरियल नहीं बन पाते, कई कंसेप्ट जो कि ऑडियो विजुअल में आ ही नहीं पाते क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिवनेस नहीं, उतना पैसा नहीं है। लेकिन उसको अगर आप कॉमिक फॉर्मेट में बना कर देंगे तो इट इज़ वेरी चीप एक्चुअली। और कॉमिक का जो मेन खर्चा है, जो कॉमिक जिस वजह से महंगी है आज के दिन में, वो पेपर और प्रिंटिंग है। उसके लिए आप YouTube या ये सब मीडियम को यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है कंटेंट के लिए इन सीक्वेंशियल आर्ट। अनुपम जी, आज आप हमारे साथ जुड़े और राज कॉमिक्स और अपने इतने शानदार किरदारों के बारे में इतनी शानदार बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने मुझे मौका दिया और मैं इतनी बातें आपको बता पाया, और आपके ज़रिए बाकी अपने सुनने वालों को बता पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू व्यूअर्स। मुझे विश्वास है आज का एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। एंड टू वॉच आवर प्रीवियस एपिसोड्स, लुक अप द लिखावट प्लेलिस्ट ऑन आवर YouTube channel and post your comments there and keep watching Sunset TV. I am Gautam Chaube, your host. Namaste. सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।